तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम बर्चेस के बारे में। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी, उनके लाइफ और वर्क से रिलेटेड वीडियो को और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग को भी हम लोग पहले की कुछ एक वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो लिंक सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर हम लोग दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बर्चेस पोएम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 59 लाइंस की पोएम है। एक काफी ज्यादा लॉन्ग पोएम है, बट ये जितनी ज्यादा सुनने में, जितनी ज्यादा देखने में लॉन्ग पोएम लगती है, उतनी ज्यादा बहुत ही सिंपल पोएम। इसकी जो थीम है वो एकदम सिंपल सी है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये सबसे बड़ी खासियत थी कि जो भी लिखते थे, जो भी इनकी लैंग्वेज होती थी, बहुत ही ज्यादा सिंपल होती थी, बहुत बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी। तो आइए देखते हैं इस पोएम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मैं इसका पोएम का जो टाइटल है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो बर्च होता है, बर्चेस का क्या मतलब होता है? बर्चेस इट इज अ काइंड ऑफ अ ट्री। तो ये एक तरीके का ट्री होता है जो कि इजिली बेंड तो हो जाता है बट नॉट इजिली ब्रोकन, ठीक है, बट ये ब्रोक नहीं होते। जो इसका कुछ एक मैं आप लोगों को पिक्चर सा दिखाना चाहूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरीके का बर्च ट्री आपको दिखता है। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आपको इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इसके ये जो है, जो भी इसके तने वगैरह हैं ये झुके हुए हैं, और जो इसकी पत्तियां हैं जो भी है ये बहुत ही बेंड तो है, और इसमें जो कोई भी है आसानी से झूल सकता है या फिर आप इसमें हिल सकते हैं जाकर के। बट ये चाहे आप इसमें जितना भी करें, बहुत ही फ्लेक्सिबल होने के कारण ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो इजिली बेंड, ये इसके जो भी होते हैं तने जो भी होते हैं वो इजिली बेंड तो हो जाते हैं बट नॉट इजिली ब्रोकन, मतलब ब्रोक नहीं होते हैं, बहुत ही जल्दी से टूटते नहीं है, ठीक है। आप इसमें चाहे जितना भी लटकें, चाहे कुछ भी करें, तो बहुत ही जल्दी से टूटने वाले नहीं होते। तो ये इसकी सबसे बड़ी बर्च ट्री की खासियत होती है, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो भी पोएम है, अबाउट द पोएम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अबाउट द पोएम में दोस्तों हम लोग पूरी भी जो भी पोएम की समरी है, पूरा जो सेंटर आइडिया, उस सभी चीजों को करेंगे। और इस पूरी समरी को पढ़ने के बाद में दोस्तों जो भी है आपकी पूरी की पूरी जो भी 59 लाइंस की पोएम है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी। एक एक चीज आपको समझना है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होने वाला है। जो जितना भी है उतनी चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे, फिर आप अपनी बुक्स वगैरह से स्टडी करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है अबाउट द पोएम में कि बर्चेस इज अ सिंगल स्टैंजा पोएम। इस मतलब कि इसमें हमको एक ही स्टैंजा देखने को मिलता है। जैसे कि बहुत सारी पोएम्स होती हैं जिसमें हम लोगों को अलग अलग तरीके की स्टैंजास देखने को मिलते हैं, जैसे 4 लाइन इधर लिखी हुई हैं, फिर 4 लाइन इधर लिखी हुई हैं। तो इस तरीके के हम लोगों को स्टैंजास देखने को नहीं मिलते, केवल एक सिंगल स्टैंजा देखने को मिलता है जो कि 59 लाइन्स का होता है। ये एक तरीके की सिंगल स्टैंजा पोएम है ऑफ 59 लाइन्स। इट इज अ पोएम दैट टेक्स इनटू द वुड्स एंड नियरली अप टू हेवन। मतलब कि ये ऐसी पोएम है जो कि नेचर रिलेटेड पोएम है, और जो कोई इसको ध्यान से पढ़ेगा उसको अपने बचपन के दिनों की याद आएगी, क्योंकि बचपन के दिनों से रिलेटेड भी ये पोएम है, चाइल्ड डेज से रिलेटेड भी ये पोएम है। और उसको कहीं ना कहीं जो भी बच्चों ने हम लोगों ने अपने बचपन काल में जो भी वुड्स के साथ में, ट्रीज के साथ में जो भी समय व्यतीत किया होता है, वो भी मतलब वुड्स का मतलब होता है जंगलों में, जंगल होता है, जो भी जंगलों में या फिर कभी भी हम लोग किसी भी पार्क वगैरह में गए होंगे तो वो सारी चीजें हम लोगों को इस पोएम को पढ़ करके याद आ जाएगी, और ऐसा लगेगा कि हम लोग किसी हेवन लाइक वर्ल्ड में चले गए, मतलब कि किसी दूसरी दुनिया में ही चले गए, ठीक है। तो जो कोई इसको सही से डीपली एक कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ेगा उसको ही ऐसा फीलिंग आएगी। और ये बहुत ही अच्छी पोएम है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑफ फ्रॉस्ट ब्लैंक वर्स क्रिएशंस। यहाँ पर एक वर्ड आया ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स एक तरीके का दोस्तों क्या होता है कि जो भी अलग अलग पोइट्रीज होती है, तो पोइट्रीज के स्टाइल्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, तो वही आप उसको बोल सकते हैं। तो ब्लैंक वर्स इज अनराइमिंग वर्स, इसको आप बोल सकते हैं अनराइमिंग वर्स होता है इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है आइम्बिक पेंटामीटर। अब ये एक नया वर्ड है आइम्बिक पेंटामीटर। तो अभी देखते हैं जो भी वर्स होता है, ब्लैंक वर्स होता है, वो इस तरीके का वर्स होता है, मतलब कि ऐसी पोएम होती हैं जिसमें अनराइम्ड होती है, मतलब कि इसमें किसी भी तरीके की कोई राइमिंग वर्ड्स देखने को नहीं मिलते। जैसे कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग राइमिंग वर्ड्स देखने को मिलते हैं ना पोएम, जब भी हम कभी भी पढ़ते हैं तो पोएम की खासियत ही यही होती है कि इसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कोई भी राइमिंग वर्ड आप ले लो, जैसे बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कैट,
बैट, सैट और बॉल, फॉल, टॉल, राइट, काइट, हाइट, कुछ भी आप बोल लो तो दैट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड। इस तरीके से बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं। नॉर्मली पोयम हमको ऐसे ही देखने को मिलती है, बट ये जो पोयम है वो क्या है दोस्तों, अनराइम्ड है। मतलब इसमें किसी भी तरीके का हमको कोई भी राइमिंग वर्ड का कोई भी सिस्टम पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है आइम्बिक पेंटामीटर। ये दोस्तों एक तरीके का क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग छंद के नाम से जानते हैं। तो ये एक थोड़ी सी बड़ी चीज है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों, 5 तरीके के वो होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को सिंपल तरीके समझा देता हूं। तो आइम्बिक पेंटामीटर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ मीटर लाइंस यूज्ड इन ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएट्री। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ट्रेडिशनल जो भी इंग्लिश पोएट्री होती थी उसमें हम लोग आइम्बिक पेंटामीटर्स वगैरह का सब तरीके की सारी चीजों का ध्यान रख के पोएट्री को लिखते थे। ठीक है, तो जैसे कि किसी भी तरीके की ग्रामर होती है तो उस तरीके से दोस्तों किसी भी तरीके की पोएम को भी लिखने में ग्रामर का भी यूज होता है। तो आइम्बिक पेंटामीटर्स एक तरीके के ऐसे होते हैं जो कि एक तरीके की स्टाइल होती है जिसको पोएट्री में लिखा जाता है, जो कि पोएट्रीज को लिखने की स्टाइल होती है, जिसमें हर एक लाइन को, ईच लाइन इज 5 फीट लॉन्ग। मतलब कि हर एक लाइन जो होती है वो 5 फीट लॉन्ग होती है। अब इसको ज्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ पर से जो भी अपना अभी टॉपिक है उसको क्लियर करते हैं। तो ये एक तरीके का आपको समझ लेना है कि जो ऐसी पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब कि अनराइम्ड है, इसमें किसी भी तरीके के हमको कोई भी राइमिंग वर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिंगल स्टैंजा की पोएम है और 59 लाइंस की पोएम है। ठीक है, बर्चेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1961। अब ऑब्जेक्टिव को तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो यही इसी तरीके सब चीजें पूछी जा सकती है, कब ये पब्लिश्ड हुई थी। तो 1961 में ये पब्लिश्ड हुई थी इन हिज बुक माउंटेन इंटरवल। ये एक तरीके की बुक हो सकती है या फिर कलेक्शन आप बोल सकते हो। तो कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, माउंटेन इंटरवल नाम की एक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी 1961 में बर्चेस पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। ओके, तो फिर यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है कि बर्चेस ड्रॉज ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ सिंगिंग ऑन बर्च ट्री एज अ बॉय। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस पोएम को पढ़ने के बाद में आप लोगों को कुछ ऐसा फीलिंग आएगा जैसे आप अपने चाइल्डहुड डेज में वापस चले गए। तो ये जो राइटर है वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो राइटर है यानी कि जो भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। वो ये बताते हैं कि मैं बचपन में किस तरीके से बर्च ट्रीज में उनको पकड़ करके झूला करता था। उनके जो भी तने होते थे या फिर जो भी पत्तियां होती थी जो कि बेंड हो जाते हैं इजिली, उसको पकड़ करके मैं बहुत देर तक उसको झूला करता था। और ये उस ट्री को देख करके उनको अपने चाइल्डहुड डेज की याद आ जाती है। ठीक है, तो तभी ये पोएम को लिखते हैं और बताते हैं अपने चाइल्डहुड डेज के मेमोरीज के बारे में। चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ सिंगिंग ऑन दी बर्च ट्री एज अ बॉय। इन समरी, ये जो समरी है दोस्तों एक तरीके की ऐसी पोएम है कि इन समरी में क्या है कि द पोएम इज अ मेडिटेशन ऑन दीज ट्रीज। मतलब कि मेडिटेशन का मतलब कि इन ट्रीज को सेंटर मान करके, जो बर्च ट्री होता है उसको सेंटर मान करके, उसी को सेंटर थीम मान करके इस पोएम को लिखा गया है। और विच आर सपल, मतलब कि ऐसे जो कि ट्रीज होते हैं वो जो कि सपल होते हैं, मतलब कि इजिली बेंड हो जाते हैं। मतलब कि ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि इजिली बेंड हो जाते हैं बट स्ट्रॉन्ग, नॉट इजिली ब्रोकन। बट इसके साथ ही साथ में सफल होते हैं, मतलब इजिली बेंड तो हो जाते हैं बट इसके साथ ही साथ में स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, मतलब कि इजिली ब्रोकन नहीं होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि द पोएट एक्सपीरियंसेस डिलाइट ऑन सीइंग द बर्चेस बेंड टू लेफ्ट एंड राइट अक्रॉस द लाइन ऑफ स्ट्रेटर डार्कर ट्रीज। ये मतलब कि ये जो यहाँ पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये पोएम से ही लाइन ली गई है। और जो पोएट है उसको बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, डिलाइट फील होता है, एक्सपीरियंस उसको ऐसा लगता है कि बहुत ही खुशी मिलती है जब वो बर्च ट्री को देखता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो अपने चाइल्डहुड डेज में वापस चला गया हो और वो फिर से एक ऐसे सपने देखता है कि मैं फिर से इन्हीं ऐसे बर्च को पकड़ करके, जो भी इसके तने होते हैं उनको पकड़ करके मैं फिर से झूलना चाहता हूँ। तो वो उस तरीके की मेमोरीज में वापस से चला जाता है। बर्चेस बेंड जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मतलब कि जो ये इधर से उधर जाना उधर से इधर आना, तो मतलब झूलने को ऐसा आप बोल सकते हैं कि बेंड हो जाते हैं और राइट टू लेफ्ट जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फ्रॉस्ट सेज ही लाइक्स टू थिंक they are bent because a boy has been singing on them। जब पोएम स्टार्ट होती तो पोएम के स्टार्टिंग में जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो हमको ये बताते हैं, सबसे पहले तो वो हमको ये बताते हैं कि
जो बर्च ट्री है, बर्च ट्री आपको मैंने दिखाया ना कि जो बर्च ट्री है, बर्च ट्री में जो वो होता है, जो उसके तने होते हैं वो क्यों झुके हुए हैं, उसके झुकने का क्या कारण है, वो इस वजह से झुके हुए हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे पहले हमको ये बताते हैं कि ये इस वजह से झुक गए हैं क्योंकि इसमें जो भी बॉयज हैं, मतलब कि जो लड़के हैं, वो बहुत ही ज्यादा देर तक की झूलते रहते हैं और इनके ऐसे झूलने की वजह से ये ऐसे झुक जाते हैं, मतलब कि इनका जो भी तने होते हैं वो ऐसे इस तरीके से बेंड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये चीज कहीं ना कहीं पता होती है कि केवल बॉयज के झूलने से वो परमानेंटली ऐसे झुक नहीं सकते हैं, ठीक है। ये चीज उनको कहीं ना कहीं इस चीज की सच्चाई पता होती है, बट वो ऐसा इमेज करते हैं कि बर्च ट्री जो होते हैं वो बेंड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उसमें लड़के झूला करते हैं। वो बताए ना, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज ही लाइक्स टू थिंक दे आर बेंड, मतलब कि जो बर्च ट्री हैं वो बेंड इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि जो बॉयज हैं वो उसमें झूला करते हैं, जो लड़के हैं वो उसके ऊपर झूला करते हैं, इस वजह से बर्च ट्री बेंड हो जाते हैं। बट ही नोज, लेकिन वो आगे चल करके ये भी बताते हैं कि ये इस चीज को भी जानते हैं, ये इस चीज को भी जानते हैं कि दिस इज प्रोबेबली नॉट द रीजन, मतलब कि ये ऐसा इस वजह से भी नहीं होता है कि केवल जो बेंड, ये जो बर्च ट्री का बेंड का कारण, बेंडिंग का कारण, ये केवल सिंगल कारण नहीं हो सकता कि केवल लड़कों की वजह से, झूलने की वजह से ये परमानेंटली इतनी देर तक के लिए झुक जाए। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो भी कोल्ड विंटरी वेदर, मतलब कि ये इस वजह से होता है कि इसके ऊपर जो भी आइस होती है, आइस फॉल होता है। आइस फॉल का मतलब आप समझते हैं ना, जो बर्फ गिरती है और पूरी रात ये बर्फ से ढके रहते हैं, उसके बाद में बर्फ से ढके रहते हैं और झुके रहते हैं। उसके बाद में जब सुबह हो जाती है तो सुबह होने के साथ साथ में जब सन निकलता है, सूरज निकलता है, उसकी गर्मी से जो भी उसकी बर्फ होती है वो बहुत ही क्रिस्टल शेल्स में एकदम टूट टूट करके नीचे गिरती है। तो इसी वजह से जो भी बर्फ का जो भी वेट होता है, उस वेट के कारण ये इतने ज्यादा झुक जाते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने हमको यही बताया कि ये जो बर्च ट्री है वो बेंड इस वजह से है क्योंकि लड़कों के झूलने की वजह से जो बर्च ट्री होते हैं वो बेंड हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं ये इस चीज को जानते हैं कि ये ऐसा इस वजह से नॉर्मली हो नहीं सकता क्योंकि जो लड़के हैं वो बहुत ही कम देर के लिए उसके ऊपर झूलेंगे और ये परमानेंटली इस तरीके से ऐसे झुक नहीं सकते। जो उसका जो मेन रीजन है वो यही है, जो उसका मेन रीजन है वो ये है कि जो उसमें आइस स्टॉर्म होता है, जो भी आइस फॉल होता है, जो बर्फ गिरती है, उसके वेट के कारण ये परमानेंटली झुके होते हैं। और सुबह होती है तो सुबह होने के साथ साथ में सन होता है, वो सूरज निकलता है, उसकी गर्मी से जो पानी होता है वो भी, जो भी बर्फ होती है वो पिघलती है और पानी बन जाती है। तो इस वजह से ये प्रोबेबली रीजन होगा, ठीक है। आगे वो क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्स हाउ बर्चेस आफ्टर एन आइस फॉल लोडेड डाउन विथ आइस ऑन अ विंटर्स मॉर्निंग। ये हमको आगे ये चलकर बताते हैं कि जो भी बर्च ट्री होते हैं, जब आइस फॉल होता है, आइस फॉल के बाद में वो बहुत ही ज्यादा लोड हो जाता है, उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ता है और लोड के होने की वजह से जो भी आइस होती है वो उनके ऊपर, बर्च ट्रीज के ऊपर लद जाती है, उसके बाद वेट पड़ता है और इसी वजह से दोस्तों मॉर्निंग में चल करके ये आइस पिघलती है, मेल्ट होती है, फिर आइस जो होती है मेल्ट होती है, फिर इसी की वजह से जो बर्च ट्री होती है उनका वो इस तरीके से इतने ज्यादा बेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि एज द डे बिगेन्स टू वार्म अप, और जब डे निकलता है, जब सूरज निकलता है और जब गर्मी आती है तो सन होता है, सन के कारण की वजह से जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है। एंड द बर्च ट्री set crystal cells of ice like heaps of broken glass fallen from the dome of heaven। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ये इतनी ज्यादा अच्छी है कि कुछ बोलने को क्या है। यहाँ पर जो क्रिस्टल सेल्स, जो भी जब आइस जो होती है वो जब मेल्ट होती है सूरज की गर्मी से, तो वो ऐसा लगता है कि जैसे कि क्रिस्टल सेल्स हो। वो क्रिस्टल सेल्स का मतलब कि क्रिस्टल्स के क्रिस्टल सेल्स गिर रहे हों और आइस ऐसा लगता है कि जैसे कि हीप्स ऑफ ब्रोकन ग्लास। हीप्स का मतलब कि आप बोल सकते हो जो ढेर होता है, टुकड़े होते हैं, कि ऐसा लगता है जैसे कि जो ब्रोकन ग्लास होता है उसके कई सारे टुकड़े हों, वो पिघल करके वो गिर रहे हों पत्तियों से नीचे। और ऐसा लगता है कि जैसे कि हेवन से, मतलब कि जो डोम होता है, डोम का मतलब जो गुंबद होता है उसको बोलते हैं ना, जब कभी किसी मंदिर होता है, कोई भी मंदिर होता है तो उसके ऊपर जो
गुंबद तरीके का लगा होता है, जो सबसे ऊपर की उसकी चोटी होती है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि हेवन की डोम से बर्फ आइस फॉल हो रहा हो, या फिर ऐसा लगता है कि जो ब्रोकन ग्लास हो वो टूट टूट कर गिरता हो, और वो इतना ज्यादा देखने में सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल सा लगता है कि जिसका 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 किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि Frost uses vivid and unusual imagery to describe the appearance of the birches. The simile liking the bent birch to girls on hands and knees drying their hairs in the sun. यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब है, इज स्पेशली मेमोरेबल। यहाँ पर इसका मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो फ्रॉस्ट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट रहते हैं, वो इतना ज्यादा विविड, मतलब कि बहुत ही ज्यादा विस्तार पूर्वक ऑन अनयूजुअल इमेजनरी, इस तरीके से इमेजनरी करते हैं, मतलब कि उनकी जो भी इनकी ये जो पोयम लिखी गई है वो एक तरीके की क्या है, इमेजिन करते हैं, जो भी अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं वही सब कुछ हम लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके की इमेजिनरी है, मतलब कि ये जो भी पूरी पोयम है वो क्या है, पूरी इमेजिन करके लिखी गई है। ठीक है, इतना अच्छा मतलब कोई भी जब इमेजिन करता है अपने दिमाग से तभी लिख पाता है। तो यहाँ पर जो वो अपीयरेंस का मतलब कि जो भी बर्च ट्री का अपीयरेंस है, बर्च ट्री को केवल एक चीज को सेंटर मान करके, किसी भी एक ट्री को सेंटर मान करके उसके ऊपर इतना ज्यादा ब्यूटीफुल सा किसी भी चीज को दर्शाना, किसी के ऊपर लिखना, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि द सिमिली, इसमें जो भी एक तरीके का वो यूज हुआ है जिसको आप फिगर ऑफ स्पीच बोल सकते हैं। तो जो सिमली है, सिमली का मतलब क्या होता है, सिमली का मतलब एस लाइक सो। तो जो भी बर्ड्स ट्री होते हैं वो बर्ड्स इस तरीके से बेंड होते हैं, इस तरीके से जो भी उनके तने होते हैं वो ऐसे बेंड होते हैं जैसे कि गर्ल्स जो हों, जैसे कि ये जो गर्ल्स होती हैं उनके जो भी बाल होते हैं वो घुटनों के पास में छूते हैं जाकर के, ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स ट्री हो वो भी उसी की तरीके सेम लगते हैं। तो सिमली का मतलब कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस तरीके कंपेयर करते हैं लड़कियों के बालों का और बर्ड्स ट्री के जो भी तने होते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं। वो ऐसा लगता है कि जो भी बर्ड्स ट्री के तने हो और लड़कियों के बाल हो वो एकदम सेम से लगते हैं उनको, और वो ऐसा लगता है कि जैसे कि जब वो हवा चलती है, जब हवा चलती है तो जब बर्ड्स ट्री जो भी पत्तियां होती हैं वो जब हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां अपने बालों को सुखा रही हो सन में। ठीक है, तो ड्राइंग देयर हेयर्स इन द सन, ऐसा लगता है कि जैसे लड़कियां जो हो, जैसे गर्ल्स हो, वो अपने बालों को, अपने हेयर्स को सन की धूप में सुखा रही हो। तो ये जो लाइन है वो इतनी ज्यादा सुंदर लिखी गई, जो कि हमेशा स्पेशली ये बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल लाइन है। जब आप इसका ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको चल करके आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दिस वे वी कैन सी द पोएम कंटेन सर्वल ब्यूटीफुल इमेजेस। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पोएम है इसमें इतनी अच्छी ब्यूटीफुल इमेजेस का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी इसका कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। और ये इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल इस वजह से है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें इमेजिनरी, मतलब कि अपने दिमाग से जो भी सोचा वो हमारे साथ में शेयर किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ड्रॉन फ्रॉम द नेचर, मतलब कि बहुत सारी ब्यूटीफुल सी इमेजेस हैं जो कि नेचर से ली गई हैं, और ये सारी चीजें हमको इस पोएम के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर इट इज एट दिस मोमेंट ड्यूरिंग द स्पीकर्स फैंसीफुल म्यूजिंग दैट truth because poet news birds could not bend for a long by boys having fun on them। उसके बाद में यहाँ पर जो इस लाइन का मतलब है वो ये है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं वो इमेजिन करते करते अपने दिमाग से इस चीज को सच्चाई बता देते हैं, ट्रुथ बता देते हैं कि बर्ड्स ट्री का एक्चुअल में झुकने का कारण क्या होता है। जो एक्चुअल में जो झुकने का कारण होता है वो बर्ड्स ट्री का वो यही होता है कि आइस फॉल होता है, और आइस के लोड की वजह से जो भी बर्ड्स ट्री होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो झुक जाती है इतनी ज्यादा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मेजर कारण होता है, बट वो अपने दिमाग से इमेजिन करके वो हमको ऐसा बताते हैं कि लड़कों के झूलने की वजह से ऐसा हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो हमको तो अपने चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज के बारे में बताना चाहते हैं, और लेकिन उनको चाइल्डहुड डेज की मेमोरी को बताते बताते उनके मुंह से सच्चाई निकल पड़ती है कि जो ट्रूथ होता है, जो उसका मेजर कारण होता है
वो निकल पड़ता है कि जो एक्चुअल में जो बर्च ट्री होते हैं वो क्यों बेंड होते हैं, तो वो यही चीज अपने मुंह से बोल देते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जानते हैं कि जो बर्च ट्री होते हैं वो इतने ज्यादा लंबे समय के लिए केवल लड़कों के झूलने की वजह से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि लड़के उसमें झूले और बर्च ट्री इतने लंबे समय तक के लिए बैंड हो जाए, ठीक है। एंड ही नोज डीप डाउन द आइस स्टॉर्म वाज द मोस्ट लाइकली कॉज, और वो जानते हैं कि जो आइस स्टॉर्म है वही सबसे ज्यादा मेजर कारण है, वही सबसे ज्यादा एक मेजर कॉज है बर्च ट्री के बेंड होने का। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हो कि हाउएवर जो फ्रॉस्ट है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्विकली रिटर्न्स टू एंटरटेनिंग द आइडिया ऑफ अ स्मॉल बॉय। उसके बाद में ये सच्चाई को बताते फिर से अपने उस पुराने वाले आइडिया में चले जाते हैं, जहाँ पर ये चाइल्डहुड डेज की मेमोरीज में खो जाना चाहते हैं, तो वो फिर से अपने पुराने वाली थीम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये चाइल्डहुड डेज के बारे में बता रहे होते हैं, स्मॉल बॉयज के बारे में बता रहे होते हैं, और वहां पर ये बताते हैं कि लिविंग इन अ रूरल एरिया वेयर ही कैन नॉट ज्वाइन और फॉर्म अ बेसबॉल टीम विद अदर बॉयज हिज एज, मतलब डिस्कवरिंग द जॉयज ऑफ राइडिंग द बर्चेस, मतलब कि ये हमको अपने पुराने वाले आइडिया में जाकर के सच्चाई बता करके फिर से अपने पुराने वाले आइडिया में चले जाते हैं, और वो हमको फिर से ये चीज बताते हैं कि जो कोई एक ऐसा लड़का जो कि कहाँ पर रह रहा हो, जो कि अपने रूरल एरिया में रह रहा हो, मतलब कि गांव के इलाके में रह रहा हो, और उसके पास में किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा ना हो खेलने कूदने की, ना ही उसके पास में क्रिकेट हो, ना ही हॉकी हो, ना ही उसके पास में किसी भी तरीके की बेसबॉल टीम हो, बहुत सारे दूसरे लड़के भी ना हो खेलने के, तो वो इजिली क्या कर सकता है, वो जा सकता है बर्च ट्री के पास में जा सकता है, और वो उसके ऊपर से एंजॉय करने के लिए वो उस पर झूल सकता है, ठीक है। तो इवन अगर किसी भी लड़के के पास में किसी भी तरीके का कोई भी सुविधा ना हो खेलने कूदने की, एंजॉयमेंट की, किसी भी तरीके की, अगर उसको कोई भी इंटरटेनमेंट का माध्यम ना मिल रहा हो, तो कोई भी लड़का जो कि गांव एरिया में रहता है, गांव रूरल एरिया से बिलोंग करता हो, और उसके पास में बहुत सारे दोस्त भी ना हो, किसी भी तरीके की टीम भी ना हो बेसबॉल की बनाने की, तो वो आराम से जा सकता है बर्च ट्री के पास में, और वो आनंद ले सकता है बर्च ट्री के ऊपर झूलने का, ठीक है। बर्च ट्री को पकड़े और वो झूलने लगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से राइडिंग द बर्चेस, वो केवल इसी चीज से जॉय फील कर सकता है, उसको इसी में मजा आ सकता है, ठीक है। तो ही हिमसेल्फ यूज्ड टू सिंग ऑन बर्चेस एज अ बॉय, वो खुद ही अपने ऐसा बॉय को, मतलब कि केवल ऐसा बॉय होने के तौर पे वो जा सकता है बर्च ट्री के पास में, और वो उसमें राइड कर सकता है, झूल सकता है जाकर के बर्च ट्री में, और वो इस चीज का एंटरटेनमेंट, वो अपने खुद का एंटरटेनमेंट कर सकता है, खुद ही आनंदित हो सकता है, ठीक है। ही वुड लाइक टू गो बैक टू सच बॉयकिस इनोसेंस, और वो फिर से इस जो राइटर है, जो भी पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो अपने पुराने दिनों में फिर से वापस जाना चाहते हैं। ही वुड लाइक टू गो टू बैक टू सच बॉयकिस इनोसेंस, मतलब कि वो अपने फिर से पुराने दिनों में वापस चले जाना चाहते हैं, और ही ड्रीम्स ऑफ गेटिंग बैक टू द सिंप्लिसिटी ऑफ बर्चेस, और वो उसी बर्चेस ट्री की जो सिंप्लिसिटी है, जिस तरीके से जो बर्च ट्री होता है वो बैंड है इतना, उसका जो झुकने की उसकी जो नेचर है, वो उसकी जो बर्च ट्री का ये जो नेचर है और सिंप्लिसिटी है, उन सारी सिंप्लिसिटी को देख करके जो राइटर है, जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो उसमें खो जाना चाहते हैं, और वो फिर से उन पुराने दिनों में जाने का वो क्या करने लगते हैं, ड्रीम देखने लगते हैं कि मैं फिर से ऐसे पुराने दिनों में चला जाऊं, और फिर से वो जाकर के उन्हीं बर्च ट्रीज में झूलना चाहते हैं। However, Robert Frost says that he would like to come back to nature and begin over. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, थोड़ा सा बस इतनी सी लाइन है, यहाँ के बाद में हमारी पोएम खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर जो इस लाइन में बहुत ही बड़ी बात कही गई है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ऐसा चाहते हैं कि मैं जब भी इस पूरी संसार से, बहुत ही दुनिया से थक जाता हूँ, हार जाता हूँ, तब मैं बर्च ट्री के पास में आना चाहता हूँ, और आकर के उनके डालों में झूलना चाहता हूँ, और झूल करके वापस फिर से आना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोएट ड्रीम्स दैट ही वुड लाइक टू क्लिम्ब अप टुवर्ड्स हेवन बाय माउंटेनिंग द बर्चेस, बट देन ही वुड आल्सो लाइक दैट they should set him down on earth after a moment. वो ये चाहते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वो ये चाहते हैं
कि जब वो पूरी तरीके से दुनिया से हार जाते हैं तो वो बर्च ट्री को पकड़ करके माउंटेन की यात्रा, सॉरी हेवन की यात्रा करना चाहते हैं, मतलब कि स्वर्ग की तरफ जाना चाहते हैं, बट फिर से इसी धरती में, फिर से इस धरती में वो फिर से वापस आना चाहते हैं। ठीक है, वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो वो थोड़े से मतलब कि थोड़ा सा शॉर्ट समय का, शॉर्ट से टाइम के लिए रेस्ट चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि उनकी ये विश हमेशा के लिए पूरी हो जाए, कि ये जो विश है उनकी हमेशा के लिए पूरी हो जाए, और जो भी भगवान है, गॉड है, उनकी ये विश को सुन ले और वो उनको डेथ दे दे, मतलब कि वो मर नहीं जाना चाहते, इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते, इस अर्थ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो बस थोड़े टाइम के लिए रेस्ट चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि उनकी जो विश है वो क्या है, कि वो ये तो चाहते हैं कि वो कुछ देर के लिए रेस्ट करें, वो माउंटेन, वो हेवन की तरफ चले जाएं, मतलब कि कुछ देर के लिए हेवन की यात्रा करें, हेवन स्वर्ग की तरफ जाएं, टुवार्ड्स हेवन, जो भी स्वर्ग की तरफ चले जाएं, बर्च ट्री को पकड़ करके, उसकी जो भी पत्तियां होती हैं, उसकी जो डालें होती हैं, उसको पकड़ करके वो स्वर्ग लोक की तरफ तो जाना चाहते हैं, बट फिर से वो बर्च ट्री को पकड़ करके उसी तरीके से वो वापस इसी अर्थ में फिर से वो आ जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनकी डेथ हो जाए, वो हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो भी अर्थ है, जो अर्थ है उससे अच्छा कोई भी प्लेस नहीं हो सकता। लिविंग द अर्थ इज नॉट ओनली द डिजायर ऑफ द पोएट, जो मतलब कि अर्थ है, जो इस धरती है, इसको छोड़ने की डिजायर पोएट की नहीं है, बस वो केवल थोड़ा टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए वो रेस्ट चाहते हैं, जब वो पूरी दुनिया से हार जाते हैं। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू कम बैक आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, मतलब कि जब वो बस इतना चाहते हैं कि वो थोड़े टाइम के लिए रेस्ट लें, वो थोड़े समय के लिए रेस्ट लें, बर्च ट्री को पकड़ कर वो हेवन की तरफ जाएं, और उसी बर्च ट्री को पकड़ करके वो फिर से वापस इसी दुनिया में, इसी धरती में वो वापस आ जाएं। ही वॉन्ट्स टू कम बैक आफ्टर सम टाइम, मतलब कि वो फिर से कुछ समय के बाद में वो फिर से इसी अर्थ में वापस आ जाएं, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इट, बिकॉज वो, क्योंकि वो इस धरती से, इस अर्थ से वो बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि ये जो धरती है, यहाँ पर जो भी सारी चीजें संभव हैं, जो भी इस धरती में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पॉसिबल होती हैं, वो कहीं और पर किसी भी दुनिया में जाकर के, ना ही हेवन पे जाकर के कोई भी ऐसी चीज होती है जो कि पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर हमको अर्थ में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं, जैसे हम एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हेवन में पॉसिबल नहीं हो सकती, तो वो यही सारी चीजों को बताते हैं, और फिर से वो कम बैक, मतलब कि फिर से वो धरती में ही वापस आ जाना चाहते हैं। आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत ही सिंपल है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप चाहें तो, क्योंकि लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप चाहें तो उसका जो भी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की नेक्स्ट पोएम मेंडिंग वॉल के बारे में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।